10 साल में आपने कुछ नहीं किया, 10 साल में आपने धोखे दिए, 10 साल में आपने दिल्ली को बदहाल कर दिया। और अब जब चुनाव है, आप अपने क्षेत्रों में जनता को अपना चेहरा दिखा नहीं सकते, इसलिए आप अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ करके दूसरे चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। मुद्रा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। स्वनिधि योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लेकर के आए। विश्वकर्मा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लेकर के आए। हमारे परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना कौन लेकर के आया? लखपति दीदी, वो नरेंद्र मोदी लेकर के आए। व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां व्यापार पर बंदिशें नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ हमजोली बन के रह रहे हैं, परेशानियां ऐसी वहां पर ना हो, वो 30 त्योहार उसी प्रकार से सब लोग मिलजुल करके मनाएं, ऐसा चांदनी चौक में मनाना चाहता हूँ। पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चांदनी चौक, जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, वहाँ के सांसद और व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल जी, जो कि हमेशा व्यापारी हितों की बात करते हैं। आजकल वो चांदनी चौक लोकसभा के हितों की आवाज़ उठा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। प्रवीण जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव इस वक्त सर पर है, तो आप चांदनी चौक की अगर 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, चांदनी चौक मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक विशिष्ट चुनाव क्षेत्र है। चांदनी चौक ऐतिहासिक भी है। चांदनी चौक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों का उद्गम स्थल भी है। इस नाते से चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चांदनी चौक की पहचान धूमिल होती जा रही है। और मैं, क्योंकि चांदनी चौक में ही पला बड़ा, मेरी शिक्षा वहीं हुई, उन्हीं गलियों में मैं खेला भी हूँ, उन्हीं गलियों में मैं बड़ा भी हुआ हूँ, तो उन गलियों के दर्द को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं चांदनी चौक को एक नया फेसलिफ्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांदनी चौक की जो ऐतिहासिकता है, चांदनी चौक का जो गौरव है, वो वापस लौट करके आए और चांदनी चौक वही चांदनी चौक दिखाई दे जहां व्यापार पर बंदिशें नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ हमजोली बन के रह रहे हैं, परेशानियां ऐसी वहां पर ना हो। और आए दिन 30 त्योहार जो मेरे चांदनी चौक की एक बड़ी विशेषता है, वो 30 त्योहार उसी प्रकार से सब लोग मिलजुल करके मनाएं, ऐसा चांदनी चौक में मनाना चाहता हूँ। तो कितनी सीटें ले आएंगे आप अगर लोकसभा में से 10 में से गिने तो? मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत 10 पर 10 सीट लाने के संकल्प के साथ इस समय पूरे ताकत से हम चुनाव मैदान में जुटे हैं। अच्छा, इस वक्त जो एक अलग सा माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी पर आप लोग हमलावर हो कि भाई वो अपने टिकट बदल रहे हैं, अपने विधायकों के टिकट काट रहे हैं, सिसोदिया जी की सीट बदल गई, वो कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटजी है, बीजेपी को क्या दिक्कत है? देखिए, अगर कोई ये कहे स्ट्रैटेजी है, तो मैं मानूंगा कि ऐसी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आ गई कि 10 साल आपने काम किया और 10 साल में आप बड़े काम करने का दावा करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूलों का शिक्षण, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो स्कूलों के पुनर जो भी कुछ होता है कि उसके वो जन्मदाता हैं, शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति के उस कथित जनक को अपना चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ जाए, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, 10 साल में आपने धोखे दिए, 10 साल में आपने दिल्ली को बदहाल कर दिया। और अब जब चुनाव है, आप अपने क्षेत्रों में जनता को अपना चेहरा दिखा नहीं सकते, इसलिए आप अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ करके दूसरे चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने काम किया है अपने चुनाव क्षेत्र में, तो मेरी नैतिकता भी मुझे ये कहती है मैं उसी क्षेत्र में जाऊं और उसी क्षेत्र के जनता से अपना मैंडेट लूं। तो 10 साल के अगर कामों की बात करें आम आदमी पार्टी के, तो आप कहाँ खड़ा मानते हैं उनको? 10 साल में उन्होंने 2-3 बहुत अच्छे काम किए हैं। एक काम तो उन्होंने किया कि उन्होंने एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का श्री गणेश किया, जो शायद इससे पहले ऐसा दिल्ली में हमने कभी नहीं देखा। हमने दिल्ली में शीला दीक्षित जी का शासन देखा है, हमने दिल्ली में मदन लाल खुराना जी का शासन देखा है, हमने उससे पहले दिल्ली में महानगर परिषद भी देखा है,
लेकिन इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप तो हमने कभी नहीं देखे। अलग अलग पार्टियों के शासन रहे, केंद्र में किसी का था, दिल्ली में किसी का था, लेकिन इतने निम्न स्तर की, क्योंकि जब हमारी मानसिकता ही निम्न स्तर की है और हमने अपने मन में यह तय कर रखा है कि हम क्रेडिट किसी खुद तो करेंगे नहीं और क्रेडिट किसी दूसरे को लेने नहीं देंगे, तो हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि हम आरोप लगाएं और जिम्मेदारी से बच जाएं। मेरा बड़ा सवाल है, 10 साल में दिल्ली में कोई नया अस्पताल खुला, दिल्ली में कोई नया कॉलेज खुला, दिल्ली में कोई नया स्कूल खुला, दिल्ली में क्या एक भी सड़क बनी, दिल्ली में जो सड़कें टूटी हुई थी एक भी सड़क दोबारा ठीक हुई, दिल्ली में कोई भी नया पार्क बना? दिल्ली में क्या नया काम हुआ 10 साल में? डेवलपमेंट का एक सिंगल काम नहीं हुआ, एक नया फ्लाईओवर नहीं बना दिल्ली के अंदर। किस दिल्ली को संवारने की बात करते हैं? 10 साल में दिल्ली को बेहाल कर दिया और आज दिल्ली की यह हालत है कि हवा में जहर है, लेकिन लोग मजबूरी में दिल्ली छोड़ के जा नहीं सकते, तो इसलिए जहर पी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जहर और बदहाली के सिवा कुछ और दिया नहीं है। मतलब आजकल जो है आम आदमी पार्टी आपके ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी हमलावर है कि कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस जो है वो तो केंद्र सरकार के पास है, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ है। ये बात जरूर है, दिल्ली महानगर है, दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और उस अनुपात में हमारे पास पुलिस के लोग कितने हैं और उन कितने लोगों में से कितने लोग पुलिस के वो वीआईपी ड्यूटी में लगे हैं। रोज दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलन में कितने आदमी लगे। तो हमें तो दिल्ली पुलिस को दाद देनी चाहिए कि कुछ हजार लोगों के जरिए वो 2 करोड़ की जनसंख्या को पाल रहे हैं। लेकिन मैं कोई पुलिस का बचाव नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन वो चिंता का विषय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कुछ मामलों में कार्रवाई की है, तो जल्दी ही दिल्ली में एक अच्छा वातावरण बनेगा और मुझे लगता है दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा खंडेलवाल जी, अभी आम आदमी पार्टी ने अपने 31 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कहीं इस पीछे पिछड़ गई है अपने उम्मीदवारों के देखिए, चयन के लिए लगातार पहली बात तो जो आम आदमी पार्टी के उनके अपने नहीं है, उधार लिए हुए लोग हैं उसमें, अधिकांश तो उसमें उधार लिए हुए लोग हैं। और उसमें से कुछ, जैसे अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि वो मतलब यहाँ से जब चल के वहाँ चले गए, वहाँ से चल के वहाँ चले गए, तो एक तो ये हमें समझना होगा कि वो आम आदमी पार्टी के खांटी कार्यकर्ता नहीं है साहब, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब भी निर्णय करती है, हमारे यहाँ निर्णय की एक प्रक्रिया है और हमारे यहाँ निर्णय में हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता को विश्वास में लिया जाता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है साहब, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है कि तानाशाह बैठ गया और उसने कह दिया कि मैंने इसको टिकट दे दिया। हमारे यहाँ बाकायदा एक प्रोसेस है, मंडल अध्यक्ष से, हमारे जिला अध्यक्ष से, इसके अलावा हम विधानसभा के जो लोग हैं उनसे भी राय शुमारी करते हैं और उसके बाद हमारा प्रदेश है, उसके बाद हमारा केंद्र है, केंद्र में हमारा शीर्ष नेतृत्व है। तो एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की और यदि हमें निष्पक्ष भाव से लोगों को टिकट देनी है तो उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और स्वाभाविक है कि जब प्रक्रिया कई लेयर की है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट आएगी तो कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल्य है और वो खांटी कार्यकर्ता होंगे जो हर तरीके से चुनाव में विजयी होंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो क्या कोई चेहरा लेकर आप चुनाव में उतरेंगे या अन्य राज्यों की तरह ही यहाँ देखिए, ये विषय मेरे स्तर से ऊपर का है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा एक कार्यकर्ता की भांति हम उसका पालन करेंगे। अच्छा खंडेलवाल साहब, एक सवाल है कि आप व्यापारी वर्ग के नेता हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं। भाजपा जो व्यापारी वर्ग है, बेसिकली ये माना जाता है कि जो व्यापारी वो भाजपा का पारंपरिक वोट है, लेकिन हमेशा ऐसा देखने में आ रहा है 98 के बाद से 24, 25, 26 साल हो गए कि विधानसभा में नहीं जीत पाते। वो जो व्यापारी वर्ग है उनका वोट भी शायद डाइवर्ट हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि व्यापारी लोकसभा में भाजपा को देता है और विधानसभा में भाजपा को नहीं देता, ऐसा नहीं है। और मैं आपको अगर बताऊं तो 10 साल के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, और क्योंकि मैं तो स्वयं व्यापारी हूं
और व्यापारियों का चेहरा भी हूँ मैं। देश भर के व्यापारियों का मुझ पर बड़ी कृपा है, उनका बड़ा विश्वास है। 10 साल में व्यापारियों के लिए बहुत योजनाएं केंद्र सरकार लेकर के आई। मुद्रा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। स्वनिधि योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लेकर के आए। विश्वकर्मा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लेकर के आए। हमारे परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना कौन लेकर के आया? लखपति दीदी, वो नरेंद्र मोदी लेकर के आए। व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि व्यापारी की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। जी, कुछ जीएसटी को लेकर के हैं, यही मैं कुछ कहने वाला था। कुछ सिस्टम को लेकर के हैं। तो हमने लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हाँ, और राहुल गांधी जी और भी अब मैं क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, तो सभी संबंधित मंत्रियों से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। और मुझे ये बताने में मुझे अच्छा लगता है कि सभी सरकार के सभी मंत्रियों का रुख बहुत सकारात्मक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगे केंद्र का जो बजट आएगा उसमें व्यापारियों के लिए एक अलग कोई ना कोई विशेष उसमें प्रावधान अवश्य होंगे। ये जरूर है कि जिस देश का व्यापारी यदि सुखी और समृद्ध है तो वो देश में आर्थिक समृद्धि की गंगा हमेशा बहती रहती है। अभी आपने मुद्रा की बात की, मुद्रा लोन की है, लेकिन अभी भी ऐसा बार बार सुनने में आता है कि जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, उसका असर अभी भी व्यापार पे है। वो क्या वास्तव में ऐसा है? या देखिए कोई अगर ऐसा कहता है तो मैं मानता हूं कि वो बहुत पुरानी बातें कह रहा है। जब नोटबंदी हुई थी उस समय, क्योंकि सारा सर्कुलेशन का पैसा निकल करके बाहर आ रहा था, तो उस समय आर्थिक तरलता में निश्चित रूप से तकलीफ थी। लेकिन यह भी एक सत्य है कि चाहे वो नोटबंदी हो चाहे कोविड हो, उनसे उभरने वाला देश पूरे पूरे विश्व में यदि कोई था तो वो भारत था। उसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने व्यवस्थाएं ऐसी करी कि नोटबंदी में शुरू में तो तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद में किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जहां तक अगर नोटबंदी की बात कोई कहता है तो आप ये देखें कि आज आर्थिक तरलता या जिसको हम अंग्रेजी में फाइनेंशियल लिक्विडिटी बोलते हैं, आज 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 जो सबसे महंगा सामान है वो पहले बिकता है। महंगी महंगी कारें बिक रही हैं। अगर फाइनेंशियल क्रंच होगा तो कौन खरीदेगा जी इसको? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो कुछ लोगों ने या कुछ विरोधी पार्टियों ने एक नैरेटिव बनाने की चेष्टा की है और वो नैरेटिव सारा झूठा है। जमीनी हकीकत से उस नैरेटिव का कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। खंडेलवाल जी, एक सवाल में बड़ा मेरे दिमाग में काफ़ी चलता रहता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली में मस्जिदों को और मौलवियों को तनख्वाह देती है, और भाजपा कहती है कि जब भाई उनको देते हो तो पंडितों को और चर्चों को और गुरुद्वारों को क्यों नहीं ये देते? बड़ी वाजिब बात है ना साहब। अगर धार्मिक स्थल पर एक धार्मिक स्थल के, चाहे वो मौलवी हो या जो मुख्य पूजा वाले हैं, वो मस्जिदों में वो मौलवी हो सकते हैं, मंदिरों में वो पंडित हो सकते हैं, अगर आप एक धार्मिक स्थल के लोगों को तनख्वाह देते हो तो फिर दूसरे तीसरे और चौथे धार्मिक स्थल ने क्या गुनाह किया है साहब? हम तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं भारत में। तो अभी तक इतने सालों, आज़ादी के बाद इतने साल हो गए, आज 60 साल तक, सही 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस शासन में रही। कांग्रेस को हमेशा मौलवी का ध्यान तो आया, लेकिन मंदिर में काम करने वाले पंडित का ध्यान तो नहीं आया उनको। इससे समझ में आता है कुछ लोग या कुछ दल कुछ वोटों की राजनीति करते हैं, उनको देश से, देश की सुरक्षा से, देश की सभ्यता से और संस्कृति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, इसका एक कारण ये नहीं कह सकते कि हिंदू वोट बैंक नहीं है, एक मुश्त वोट नहीं डालता किसी पार्टी को? देखिए, वोट बैंक की बात मैं नहीं मानूंगा। वोट बैंक की अगर हम बात करेंगे तो हम सनातन को बहुत छोटा कर देंगे। सनातन हमारे भारत की आत्मा है, सनातन भारत का प्राण है, इसलिए उसको छोटा तो कभी किया ही नहीं जा सकता। वोट बैंक ना माने, हम उसको आर्थिक आधार पर बराबरी की बात अगर कहें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित होगा। और कहीं ना कहीं अब ये बात उठी भी है और कहीं ना कहीं इसका निर्णय भी होना चाहिए कि अगर मौलवी को तनख्वाह मिलेगी तो मंदिर के पंडित को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। एक चीज़ और था भाई साहब, अभी ऐसा माना जाता है या ऐसा लोग कहते हैं कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तभी साथ में महंगाई लाती है। अभी कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, दिल्ली कांग्रेस, तो उसमें इस बात का शायद जिक्र है जो
पता चला है देखिए मैं कि वो आपसे महंगाई कम मेरा करेंगे, एक मेरा रोजगार एक कम करेंगे। मेरा एक काउंटर तो सवाल है मेरा काउंटर सवाल ये है, क्या कर्नाटक में महंगाई नहीं है? जो 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 कांग्रेस शासन कर रही है, क्या हिमाचल में महंगाई नहीं है? हिमाचल में सस्ता सामान है जहां पर कांग्रेस शासन कर रही है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ लोग, मैं फिर आपको बार बार कहूंगा, कुछ लोग या कुछ विचारधाराएं इस देश में ऐसी हैं जो देश की प्रगति, देश की समृद्धि से तालमेल रखना ही नहीं चाहती हैं। जब भी देश पटरी पर दौड़ता है तब उनके दिमाग में कोई ना कोई कीड़ा कुल बुलाता है और वो कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जिससे सिस्टम को वो गड़बड़ करें। लेकिन ये भी सही बात है, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी का शासन इतना पक्का है कि उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वो शासन को गड़बड़ नहीं कर सके और वो गड़बड़ कर भी नहीं पाएंगे। उनको इस बात की चेतावनी भी है। वैसे आप एक बड़े मजबूत नेता हैं, तो मैं अगर आपसे कुछ नेताओं या लोगों के नाम लूं, उनके बारे में अगर आप मुझे एक वर्ड में बताएं तो मजा आएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं अक्सर करता नहीं हूँ। नहीं, टिप्पणी नहीं है, सिंगल वर्ड। नरेंद्र मोदी जी, कर्मठ, अमित शाह जी, लगनशील, अरविंद केजरीवाल, झूठा सियार, आतिशी, गुड़िया, मनोज तिवारी, कलाकार, वीरेंद्र सचदेवा। संगठक। अच्छा, लास्ट सवाल वैसे मेरे से आपसे ये है कि अभी ताज़ा जो हुई है घटना, जो दंगों में, आप पहले आम आदमी पार्टी में एक निगम पार्षद हुआ करते थे ताहिर हुसैन, दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट में, तो वो बहुत बड़े आरोपी इसमें साबित हुए, तो उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब जो ओवैसी दीन की जो पार्टी AIM, उसने उनको मुस्तफाबाद से टिकट दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा ये मानना है, हमें जीवन में हमने हमेशा एक बात सीखी है कि सबसे बड़ा देश, उसके बाद समाज, उसके बाद परिवार, उसके बाद व्यक्ति। तो अगर कोई दागी व्यक्ति है तो उसको चुनाव में, और दागी इस कदर की जो देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और उसको कोई भी आएगा टिकट दे देगा। अगर हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो जो लोग देश के साथ द्रोह करते हैं उनको कहीं ना कहीं उत्साह मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं वो लोग, और वो लोग फिर कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएंगे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। साहब, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम देश के साथ हमारी वफादारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। मैं कम से कम इस बात को मानता हूं। इसलिए ऐसे लोग जिनकी राष्ट्रनिष्ठा संदिग्ध है, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो ओवैसी की AIM कोई ना हो। बहुत सही कहा प्रवीण जी ने कि देश के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए। तो प्रवीण खंडेलवाल जी ने आज पंजाब केसरी के साथ बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।